अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन, जब फाइनली बर्फबारी चरम सीमा पे हो रही होती है और प्रिंस आता है अपने बॉर्डर वाली दीवार पर। प्रिंस को आता हुआ देख के सैनिक जो नए भर्ती हुए होते हैं वो झुक के उसे ग्रीटिंग्स करते हैं। कार्टर जो कि हंटर से कह रहा होता है कि रात को तुम्हें कुछ मिला, जबकि प्रिंस को हमें दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि इन सैनिकों को ग्रीटिंग्स करने से अच्छा है कि सलूट कैसे करेंगे वो सिखाना पड़ेगा। कार्टर के क्वेश्चन का आंसर देते हुए हंटर कहता है कि मुझे अभी तक किसी भी डेमोनिक बीस्ट के कोई निशान नहीं मिले हैं प्रिंस। मेरी जानकारी के अनुसार मुझे लगता है कि अभी तक ज्यादा डेमोनिक बीस्ट यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे और जो यहाँ पे पहुंचेंगे वो ज्यादा कुछ नहीं म्यूटेटेड है और वो वीक एनिमल्स हैं। इस पे प्रिंस कहता है कि खैर जो भी हो तुम लोग सब सतर्क रहना। तभी अचानक से एक सिपाही कहता है कि वहां देखिए जरा। प्रिंस सामने देखता है जहाँ पे जंगल की तरफ से एक डेमोनिक बीस्ट उनकी तरफ आ रहा होता है। सिपाही उसे देख के घबरा सा जाता है, वो जोर से चिल्लाता है कि देखो वो तो डेमोनिक बीस्ट है ना, वो यहीं पे आ रहा है, जल्दी कुछ करो। अब इस सीन को देख के एक आर्चर प्रिंस से पूछता है कि प्रिंस हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अलर्ट दे देना चाहिए। प्रिंस कहता है कि जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है उस हिसाब से तुम स्टेप्स लो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें वो बेल बजानी है या नहीं बजानी है, तुम्हें मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस काम का। आर्चर कुछ सोचता है, उसके बाद वो बेल नहीं बजाता। ये देख के प्रिंस गहरी सांस भरते हुए सोचता है कि चलो इनकी ट्रेनिंग करवाने का कुछ तो फायदा हुआ, अब ये लोग डिसिप्लिन में तो हैं। प्रिंस उन लोगों को देख के सोच रहा होता है कि जब तुम्हें डेमोनिक बीस्ट दिखता है तो तुम्हें तो पहले ऑब्जर्व करना है शांति से पहले कि हो क्या रहा है, फिर तुम्हें अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है और ये चीजें तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। वो डेमोनिक बीस्ट दीवार के पास आ रहा होता है और प्रिंस उसे बड़ी हैरानी से देख रहा होता है कि आखिर ये है कौन सा डेमोनिक बीस्ट। फिर उसे कंप्लीट देखने के बाद प्रिंस कहता है कि ये तो फॉक्स वैरायटी का डेमोनिक बीस्ट लगता है, जिसपे कैप्टन हंटर आयरन एक्स, इसे आयरन एक्स ही कहेंगे। आयरन एक्स तीर कमान पकड़ते हुए कहता है कि लगता है कि ये एक इन्फेक्ट हो गया है काफी लंबे समय से और ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। हमें बुल्फ को दिखाया जाता है जिसकी हालत अजीब ही लग रही होती है, उसकी आंखें लाल हो गई होती है और वो काफी अटैकिंग मोड में लगता है। जिसे देख के हंटर कहता है कि इसे देख के लगता है कि ये हेल की ब्रेथ से इन्फेक्ट हो गया है। वो फोक्स अब जंप करने वाली होती है दीवार पे, जिसे देख के हंटर पहले ही प्रिंस को आगाह कर देता है। प्रिंस देखकर लगता है ये फोक्स जंप करने वाला है दीवार पे। कार्टर भी प्रिंस की सेफ्टी के लिए उसके सामने आ जाता है। हमें फोक्स को दिखाया जाता है जो कि अपना लास्ट मूव चल रही होती है, यानी कि जंप कर रही होती है और ये देख के हंटर भी अपना तीर कमान से दाग देता है जो कि सीधा जाके बीस्ट के गर्दन में लगता है और वो एक ही तीर में ढेर हो जाता है। फोक्स को गिरता हुआ देख के कार्टर लंबी राहत की सांस लेता है। प्रिंस कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसने दीवार पे जंप नहीं किया, अगर ये जंप कर दी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। प्रिंस उस फोक्स को बड़े ध्यान से देख रहा होता है जो कि मर गई होती है और उसके खून को देख के प्रिंस यही सोच रहा होता है कि लगता है इस इन्फेक्शन की वजह से जो डेमोनिक पावर्स इनके अंदर होती है उसकी वजह से इनका खून भी काला हो गया। ये बीस्ट आराम से इस समय घूम रहे हैं जबकि हमारी बीचेस जो हैं वो तो अपना सिर भी सीधा नहीं रख पाती। अगर मुझे मौका मिला तो मैं पक्का उस दुर्गम पहाड़ी की टॉप पे जाऊंगा। प्रिंस हंटर से पूछता है कि अगर किसी को ये डेमोनिक बीस्ट काट ले तो क्या वो भी बीस्ट बन जाता है। इस पे हंटर कहता है कि नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिंपली मर जाता है। इस पे प्रिंस मन में सोच रहा होता है कि शुक्र है भगवान का, मैंने सोचा था कि ये कहीं ज़ोंबी एपोकलिप्स इसाकाई ना हो जाए, अगर ऐसा होता तो मेरे पास तो ज़ोंबी के वायरस का इलाज भी नहीं होता। प्रिंस एक और क्वेश्चन हंटर से पूछता है कि क्या इनका मीट हम लोग खा सकते हैं। ये सुन के कार्टर काफी गुस्से में प्रिंस को बोलता है कि प्रिंस आप ये कैसी बात कर रहे हो, आखिर हम डेविल के खून वाले बीस्ट को कैसे खा सकते हैं। इस पे आयरन एक्स भी कहता है कि नाइट बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने एक बार इनके मांस को कुत्तों को खिलाया था, उसे खाने के बाद वो तुरंत मर गए थे। ये सब कुछ सुन के प्रिंस चिंतित मन से कहता है कि इतनी बेकार बात। आयरन एक्स और कार्टर कंफ्यूज होते हैं कि क्या बेकार बात है ये, जबकि एमसी अपने दिमाग में फुल मैप बना रहा होता है। वो सोच रहा होता है अभी हमारे शहर में खाने की कमी है, अगर हम शैतानी जानवरों का मांस खा पाते तो सर्दियां काटने में दिक्कत नहीं होती। अब बस मैं यही सोच सकता हूँ कि सारे जो ये पागल जानवर हैं वो जंगल से आस पड़ोस के सीमावर्ती शहरों की ओर भाग रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमें शिकार के किसी भी औजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी इसी बीच एक सिपाही आता है जो कि प्रिंस को रिपोर्ट करता है कि हमारे पास एक घायल है। इस बात को सुन के प्रिंस कहता है कि घायल कैसे हो गया, हमने तो डेमोनिक बीस्ट को मार दिया था, तो लोग घायल कैसे हो रहे हैं। इसमें वो सिपाही बताता है कि युद्ध क्षेत्र के अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायल लोग असल में दीवार की नागरिक टुकड़ी के नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ स्लोप खदान के मजदूर हैं। यहाँ से सीन कट होके हमें नाना को दिखाया जाता है जो कि रूम में बैठ के सोच रही होती है, वो गहरी सोच में लग रही है। तभी नाइटिंग के एकदम से आने से वो घबरा जाती है और वो पूछती है
कि नाइटिंग ये क्या बात हुई, तुमने मुझे डरा दिया। इस पे नाइटिंग कहती है कि एना यहाँ पे नहीं है तो क्या तुम बोर हो रही हो। एना को आने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो काम में ज्यादा बिजी है। इस पे नाना पूछती है कि क्या वो अभी सीमेंट बना रही है। नाइटिंग नाना का चाय का कप खींचते हुए कहती है कि हाँ, देखने से तो यही लग रहा है। ये चीज नाना भी नोटिस करती है कि मेरे चाय का कप जाने वाला है भाई। नाना बोलती है नाइटिंग से, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बेली बैठ के बोर हो रही हूँ, मेरे पास भी काम है। ये बोलते ही नाना सोच रही होती है कि रोलैंड ने मुझे कहा है यहाँ रुकने के लिए, जिससे कि मैं घायल लोगों का इलाज कर सकूं। नाना सोच रही होती है कि ये काम करना बहुत डरावना लगता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं हील नहीं करना चाहती किसी को, मुझे अपनी मैजिक पावर को स्टेबल करने के लिए मैजिक की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। पर जब मैं उनके घावों को देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, कई बार तो मैं बेहोश भी हो जाती हूँ बीच में ही। काश मैं नाइटिंग की तरह स्ट्रोंग होती। नाना ये बात है नाइटिंग को देख के सोच रही होती और उसी समय नाइटिंग कहती है, लगता है कोई आ रहा है, और उसकी आवाज से लग रहा है कि वो एना नहीं है। अगले पल रूम का दरवाजा खुलता है और वहां से एक सैनिक प्रकट होता है। वो कहता है कि लेडी पाइन प्लीज मेरे साथ चलिए, एक मरीज को आपकी बहुत जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बहुत चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। वो कहता है कि मेरी आंखें, मेरा फेस सब जल रहा है। तो ये देख के उसके बगल में बैठा हुआ एक बंदा कहता है कि प्रिंस प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इसे बचा लीजिए। उस मरीज के घाव को देख के प्रिंस सोचता है कि ये तो भाप से जलने के निशान है, क्या माइंड में स्टीम इंजन के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी। इसी बीच नाना वहाँ पे आ जाती है, जो कि आकर प्रिंस से पूछती है कि आखिर सिचुएशन कैसी है यहाँ पे। नाना उस मरीज को देखती है जिसके जले हुए निशानों को देख के वो घबरा जाती है। नाना को अपने सामने आता हुआ देख के उसके फादर मिस्टर पाइन भी उसे सहलाते हुए कहते हैं कि नाना तुम ठीक हो। नाना जो कि पहले डरी हुई थी, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद सोचती है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहती है कि इस मरीज को मुझे हैंडल करने दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि नाना उसके कैबिन के अंदर आती है और पर्दे वगैरह बंद करके अपना ट्रीटमेंट चालू कर देती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाना का फादर यानी कि मिस्टर पाइन उसे खुशी से बोल रहे होते हैं कि वाओ ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे पास हीलिंग पावर है। ये तो वही पावर है जिसके बारे में प्रिंस मुझे बता रहे थे, मैंने इस पावर को पहली बार देखा है। बेटी तुम तो अमेजिंग हो। हमें मरीज को दिखाया जाता है जिसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, वो पता ही नहीं चलता कि उसे कभी जख्म भी थे। देख के मिस्टर पाइन कहते हैं कि इस मरीज को देख के तो लगता ही नहीं कि ये कभी जला भी होगा। अगर लेडी नाना हमारे साथ इस डीमन मंथ में रहेंगी तो हम लोग सब सुरक्षित रह सकते हैं। इन बातों को सुन के वहाँ पे खड़ा हुआ सिपाही जो कि नाना को लेके आया था, वो कहता है कि एक बार मैं भी घायल था और नाना ने मेरी बहुत मदद करी थी। आज जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ ये नाना के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, इसके लिए मैं नाना का हमेशा तहे दिल से शुक्रमंद रहूंगा। सिपाही की इस बात को सुन के प्रिंस और नाना घबरा जाते हैं और घबराने की वजह ये होती है कि इस सिपाही के इलाज के लिए जब नाना यहाँ पे आई थी तो वो चोरी चुपके प्रिंस के पास आया करती थी अपना मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके फादर को ये बात मालूम नहीं थी। तभी हमें मरीज को दिखाया जाता है जो कि उठ गया होता है और सैनिक कहता है कि ये उठ गया। वो मरीज उठते हुए पूछता है कि क्या मैं मर गया हूँ या ये एक सपना है। ये एक सपना ही हो सकता है। उस मरीज से कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस लेडी ने तुम्हें बचाया है वो एक विच है जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज है। ये सुन के मरीज चिल्लाते हुए कहता है कि क्या एक विच ने? महाराज क्या आपको मालूम नहीं, विच जो होती है वो डीमंस होती हैं। अब इस बात को सुन के मिस्टर पाइन बहुत जोर से गुस्से से चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरी बेटी किसी डीमन वीमन को नहीं जानती और उससे डीमन का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें बताओ क्या एक डीमन तुम्हारी हेल्प करेगा? अब ये सुनने के बाद वो मरीज अपने बेड से उठता है और नाना के सामने झुकता है और कहता है कि मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा लेडी पाइन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बचाई है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस के रूम में नाइटिंग होती है जो कि प्रिंस से कह रही होती है कि नाना के बीच होने की बात अब जरूर लीक हो जाएगी, मुझे डर है कि वो कभी भी अब एक आम इंसान की जिंदगी नहीं जी पाएगी। इस पे प्रिंस कहता है कि नाना की आइडेंटिटी के बारे में बताने का अभी से ज्यादा अच्छा समय नहीं था और वैसे भी नाना को हेल्प करनी है सबकी, उसकी एबिलिटी हेल्प करने वाली है, तो ज्यादा दिनों तक उसकी आइडेंटिटी हाइड करना बड़ी मुश्किल का बात हो जाती है। लोगों को कभी ना कभी तो पता चल ही जाता और वैसे भी हमारा जो टाउन है वो आस पड़ोस के शहरों से काफी छोटा है, इसलिए चर्च की यहाँ पे इतनी नजर नहीं होगी और यहाँ पे एक भी चर्च भी नहीं। इस पे नाइटिंग पूछती है कि तो ये सब तुम्हारा प्लान था? इस पे प्रिंस कहता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा ही प्लान था। हमारे टाउन और लोंगसोंग स्ट्रो होल्ड के बीच में जो रास्ता पड़ता है वहाँ पे हैवी स्नोफॉल से रास्ते बंद हो गए, जबकि शिपिंग पोर्ट पर मेरा कंट्रोल है। उनको हमारे बॉर्डर टाउन की खबर अभी तो मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे पास अभी भी 3 महीनों का समय है। इन 3 महीनों में मैं लोगों का विच के प्रति सोचने का नजरिया बदल दूंगा।
प्रिंस हाथ में वाइन का गिलास रखे हुए काफी खुशी से बता रहा होता है कि न सिर्फ वे चुड़ैल की शक्तियों से नहीं डरेंगे, सोचो नाना द्वारा बचाए गए खदान के मजदूर वे तो नाना को एंजल के रूप में देखेंगे। जब तक वे लोग मौके पर नहीं मरते नाना उन्हें एक और जीवन देगी। इससे सेना का मनोबल बहुत बढ़ेगा। हालांकि मैं ये उम्मीद नहीं करता कि हर कोई अपनी सोच बदलेगा, लेकिन मैं इस नई आर्मी में एक नए नजरिए के बीज बोना चाहता हूँ। इस पे नाइटिंग पूछती है प्रिंस से कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। इस पे प्रिंस कहता है कि अगर हम लोग कुछ स्टेप नहीं लेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम पहल करेंगे तभी तो उसका असर दिखेगा। इस पे नाइटिंग काफी क्लोज आई होती है प्रिंस के और पूछती है कि क्यों, आखिर तुम ये सब कुछ विचेस के लिए क्यों करना चाहते हो। इस पे प्रिंस उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, बॉर्डर टाउन शहर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रूप में पैदा हुए हो। प्रिंस वाइन के गिलास को ऊपर उठा के टोस्ट कर रहा होता और कह रहा होता है कि काश एक ऐसा दिन आए जब विचेस भी एक आजाद इंसान की तरह रह सके मेरे इलाके में। प्रिंस की ये बात को सुन के नाइटिंग काफी हैरान होती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाइटिंग प्रिंस से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने इससे पहले जो भी आपसे झूठ कहे हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। इस पे प्रिंस कहता है कि झूठ, कैसे झूठ। नाइटिंग बताती है कि मेरी बहनें बीच फेडरेशन में बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही, उन्हें कभी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, फिर भले ही वो इस तरह का महल ही क्यों ना हो। क्या इसका मतलब तुम उन सब बीचेस को यहाँ लाने वाली हो। इस पे नाइटिंग कहती है कि देख लो, अगर मैं उन्हें यहाँ पे ले आई तो तुम चर्च के मुख्य एनिमी बन जाओगे। इस पे एमसी कहता है कि भले ही चर्च को पता हो कि मेरे यहाँ पे बीचेस रह रही हैं, वो फिर भी हजारों मील दूर है, उनके लिए मेरे साम्राज्य में आकर मुझे सजा देना असंभव है, इससे शाही परिवार भड़क जाएगा। हमें बॉर्डर टाउन शहर से शुरू करना होगा और चर्च का मुकाबला करने के लिए काफी मात्रा में सेना इकट्ठी करनी होगी। इसके बाद ही मैं एक ऐसी दुनिया बना पाऊंगा जहाँ चुड़ैलें और आम लोग एक साथ रह सकें, जिसमें ग्रे कासल और शायद पूरा राज्य भी शामिल हो जाए। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें ग्रे कासल के रेजिडेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट प्रिंस जो है वो सेना के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि अब फाइनली मैं वापस लौट आया हूँ। तभी उस महल से एक सिग्नल आता है, उसे देख के वो फर्स्ट प्रिंस कहता है कि क्या एक सिग्नल। उस सिग्नल को देखने के बाद वो बंदा अपने सैनिकों से कहता है कि अब समय आ गया है। हमें गेट को ओपन होते हुए दिखाया जाता है और सामने होता है वही फर्स्ट प्रिंस जो कि अंदर घुसते हुए कहता है कि फादर मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, जो चीज मेरी है उसे लेने। प्रिंस अंदर की तरफ जा रहा होता है और सामने 2-3 जने खड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा प्रिंस के सामने आता हुआ कहता है कि योर मेजेस्टी, मैं आपके लौटने का कब से वेट कर रहा था। कर्मचारियों में बदलाव के कारण मेरे पास राजा के गार्ड को बदलने का ही समय था। इस पे फर्स्ट प्रिंस कहता है कि भूल जाओ, मुझे बस 2 गार्ड चाहिए जो कि मेरे साथ रहेंगे, बाकी दरवाजे की रक्षा करेंगे और किसी भी घुसपैठिए को अंदर नहीं आने देंगे। इस पे वो सामने खड़ा हुआ बंदा कहता है कि हाँ, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होगा, आखिरकार आप ही हो पहले नंबर पर ग्रे कासल के राजा बनने के लिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आपका जो एपोकलिप्स स्टार है वो आपकी महिमा का उत्तराधिकारी का प्रतिनिधित्व करता है, वो सूर्य से दूर जा रहा है, ये 4 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से रास्ते से भटक जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये बात ज्योतिषी के अकॉर्डिंग कही जा रही है, जो कि स्टार और नक्षत्र देखते हैं। अब अपनी बात को पूरा करते हुए वो बंदा कहता है कि शायद आप जानते हैं कि तारे की गतिविधि का क्या मतलब है महाराज, क्या आप और भी सुनना चाहेंगे इस बारे में। इसी बीच फर्स्ट प्रिंस को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो अपने बचपन की यादों को याद कर रहा होता है। उन यादों को देखने के बाद फर्स्ट प्रिंस कहता है कि हाँ मैं ये बात को समझ सकता हूँ, इनका मतलब ये है कि मैं राजा के नियमों के खिलाफ जाऊंगा, उनसे लड़ूंगा और सिंहासन पर बैठूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट प्रिंस कुछ सिपाहियों के साथ राजा के रूम के डोर के बाहर होता है। तभी फर्स्ट प्रिंस को कुछ स्मेल आती है, इसे सूंघने के बाद वो कहता है कि ये तो खून की स्मेल लग रही है। इस पे वो बंदा कहता है कि रॉयल हाइनेस किंग ने शाम को एक नौकरानी को बुलाया था और उसने हमें गार्ड बदलते हुए देख लिया था, आप निश्चिंत रहे, हमने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया। अब इस बात को सुन के फर्स्ट प्रिंस सोच रहा होता है कि नौकरानी, पिताजी ने माँ के मरने के बाद से किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाया। फर्स्ट प्रिंस जगह को देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है। इस पे वो पीछे खड़ा हुआ बंदा कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना सर जी, यहाँ ज्यादा गार्ड नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ आसानी से घूम फिर सकते हैं। इस पे फर्स्ट प्रिंस भी हामी भरते हुए कहता है कि मुझे यहाँ चुपके से आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं तो यहाँ साफ साफ पिता के साथ राजगद्दी की विरासत पर बात करने के लिए आया था, लेकिन अगर मैं उन्हें मना नहीं पाया तो मुझे चीजें करने के लिए कोई दूसरा तरीका चुनना होगा। ये बोलते ही फर्स्ट प्रिंस रूम के अंदर एंटर होता है और एंटर होते ही उसे ब्लड की स्मेल आती है। जहाँ वो दीवारों पर देखता है वहां पे
खून लगा होता है, जिसे देख के वो चौंक जाता है। उससे भी भयानक उसके सामने एक और मंजर होता है जहाँ पे उसके सेकंड प्रिंस ने अपने पिता को मार दिया होता है, उसके छाती पे खंजर घोंप दिया होता है। इस पे फर्स्ट प्रिंस सेकंड प्रिंस को चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। इस पे सेकंड प्रिंस बताता है कि तुम्हारी तरह ही भाई मैं भी ये इस तरह से नहीं करना चाहता था। सेकंड प्रिंस की ये बात को बोलते ही दरवाजे से बहुत से सैनिक आ जाते हैं फर्स्ट प्रिंस को पकड़ने के लिए, जिन्हें देखते हुए फर्स्ट प्रिंस कहता है कि ओ तो ये सारा का सारा तुम्हारा ट्रैप था शुरू से ही। इस पे सेकंड प्रिंस कहता है कि बड़े भाई ये सब सिंहासन की लड़ाई का बस एक खेल है, मैंने कभी नियमों के अनुसार खेलने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन तीसरी बहन ने भी कभी ईमानदारी से खेलने का प्लान नहीं बनाया था, और बेशक आप भी नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप विद्वान एसगर से तारामंडल के बारे में सुनने के बाद राजा के महल की ओर क्यों जाते। अब इस बात को सुन के फर्स्ट प्रिंस हैरान हो जाता है, वो चिल्लाते हुए स्कॉलर को बोलता है आखिर चल क्या रहा है। स्कॉलर कहता है कि ओह मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, द एपोक्लिप्स स्टार सूरज से भटक गया है, इसका मतलब ये है कि पाथ फाउंडर सही रास्ते से भटक गया है। इस पे फर्स्ट प्रिंस जवाब देते हुए कहता है कि लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो गिर गए हो। फर्स्ट प्रिंस जो कि चिल्ला के सेकंड प्रिंस को बोल रहा होता है कि उन्होंने अपना दिल तुम पर लगाया और तुम्हें सबसे अच्छी जगह दी, पर उन्हें क्या पता था कि तुम ही पहले ऐसे होगे जो पलटवार करोगे, तुम तो बस एक नरक के राक्षस हो। इस पे सेकंड प्रिंस कहता है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है। मेरे प्यारे भाई अब मान भी लो कि तुम राजा को मनाने में नाकाम रहे, अब जबकि तुम नाकाम रह गए हो तो क्या तुम वहीं रुक जाओगे। अब खुद से झूठ बोलना बंद भी करो बड़े भाई। इस बात को सुनते हुए फर्स्ट प्रिंस अपनी तलवार को कस के पकड़ लेता है और फिर कहता है मुझे यहाँ धोखा देने का तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे खत्म करना था क्या। इस पे सेकंड प्रिंस कहता है कि आपको खत्म करना, नहीं नहीं नहीं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मेरे पिताजी ने 5 साल इंतजार किया तो मुझे डर है कि मुझे तीसरी बहन की समुद्री डाकुओं वाली सेना का भी सामना करना पड़ेगा। सच कहूँ तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, उसने ये सब ताज की लड़ाई पहले ही शुरू कर दी थी और मुझे बता भी दिया था। जब हम छोटे थे हम बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अब देखो हमें सिंहासन के लिए एक दूसरे को पता नहीं क्यों मारना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अब मुझे आपसे भी डर लग रहा है क्योंकि आप भी सिंहासन के लिए मुझे 2 टुकड़ों में काटना चाहते हो, है ना। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। क्लियर वाटर के उलट बेलेसिया सैनिकों को तैयार करने के लिए अच्छा नहीं है। मुझे एक ऐसी सेना चाहिए जो तीसरी बहन जितनी ही मजबूत हो, और सिर्फ ग्रे कासल का राजा ही ये कर सकता है। ये सुनते ही फर्स्ट प्रिंस सेकंड प्रिंस पर तलवार से वार कर देता है, बट वार सेकंड प्रिंस को लग पाता उससे पहले ही एक सैनिक इस वार को रोक लेता है और दूसरा सैनिक फर्स्ट प्रिंस पर हमला कर देता है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है भाले से, जिसके कारण फर्स्ट प्रिंस वीक पड़ जाता है और ये इस माहौल का फायदा उठाते हुए सैनिक उसे ग्रैब कर लेते हैं। अब ऐसा होते ही सेकंड प्रिंस उससे बोलता है गेलार्ड बिम्डन, क्योंकि तुमने अपना इलाका छोड़ दिया और राजा की हत्या की है, तुम्हें कल मुकदमे का सामना करना होगा, तुम्हारा सिर गिलोटीन पर रखा जाएगा। इस पे फर्स्ट प्रिंस जिसको सैनिक ने दबा के रखा होता है वो कहता है कि ट्रायल में क्या लगता है, तुम मुझे ट्रायल के लिए भेज सकते हो, मैं सबको इसके बारे में बता दूंगा, तुम्हें मानने वालों को भी तो पता चले कि तुम कितने बड़े राक्षस हो। इस पे सेकंड प्रिंस कहता है कि तुम नहीं बचोगे भाई। कामियाग्रो के पास एक ऐसी दवा है जिसे भूली हुई आवाज कहते हैं, इसे पीने के बाद तुम कोई भी आवाज नहीं निकाल पाओगे। मैं आज रात वापस बेलोसिलिया जाऊंगा और तैयारियां करूंगा, इससे पहले कि पिताजी की खबर पूर्वी इलाकों में पहुंचे। मुझे बहुत दुख होगा और ताज विरासत में पाने की लाइन में दूसरे नंबर पर होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा और राजा बनूंगा। इस पे फर्स्ट प्रिंस उसे नीच आदमी कहता है। इस पे सेकंड प्रिंस कहता है अगर आपको किसी को दोष देना है तो उस तीसरी बहन को दोष दें, अगर वो नहीं होती तो मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद सेकंड प्रिंस अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। फर्स्ट प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में अपने बचपन की सभी भाइयों के बहनों के साथ की फोटो देख रहा होता है, जिसमें अब दरारें पड़ना शुरू हो गई होती है, टूट गई होती है वो फोटो। सैनिक फर्स्ट प्रिंस को पकड़ के घसीट के लेके जा रहे होते हैं और जाते जाते फर्स्ट प्रिंस सेकंड प्रिंस को धमकी देते हुए जाता है कि तुम शैतान, मैं तुम्हें शांतिपूर्ण मौत नहीं मिलने दूंगा। इसमें वो स्कॉलर सेकंड प्रिंस से पूछता है कि हमारा ताज पहले ही आपके कब्जे में है, इसलिए मैं आपको राजा बुलाकर बुला सकता हूँ। इसमें सेकंड प्रिंस कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, जब मैं ग्रे कासल का राजा बन जाऊंगा तो मैं समझौते का अपना हिस्सा पूरा करूंगा, लेकिन
आज ये देख के कि मेरा भाई कितना दुखी था, मुझे लगता है कि मुझे हमारे समझौते में कुछ और शर्तें जोड़नी होंगी। इस पे वो स्कॉलर पूछता है कि महाराज इससे आपका क्या मतलब है। सेकंड प्रिंस के हाथ में कुछ चीज होती है जिसे देखते हुए वो कहता है स्कॉलर से, बेशक आप आमतौर पर इस तरह की चीजें देखते ही रहे होंगे, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि आगे क्या करना है। सेकंड प्रिंस के हाथ में वो शीशी होती है, उस शीशी को देखते हुए वो कहता है कि इसे निगल जाओ। बस बात ये है कि मैं धोखा नहीं खाना चाहता और हमें नेक्स्ट